हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की। साइंस से रिलेटेड आप लोगों ने बोला था कि आपको साइंस में प्रॉब्लम आ रही है, तो साइंस और सीडीपी के क्वेश्चंस आपको अल्टरनेटिव डेज में देखने को मिलेंगे। सीटेट जुलाई में अभी लगभग 10 से 12 दिन हैं। आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालिसिस करो, कितने क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने मार्क्स के आ रहे हैं, मतलब कौन सा वेटेज ज़्यादा रह रहा है, उस हिसाब से अपना पढ़ते रहो। ये सेशंस तो आपको करते ही रहना है, साथ साथ में अपनी पढ़ाई भी उस डायरेक्शन में डाइवर्ट करनी है जहाँ पर आपको लग रहा है कि वो पोर्शन आपका वीक है। साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी का क्या वेटेज है, आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से पता लग जाएगा। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है, तो कंपन द्वारा किस में उत्पन्न होती है? सितार और गिटार, ढोलक और एकतारा ये हट गया। मैं ध्वनि तानित तारों द्वारा उत्पन्न होती है। वाय में तानित झिल्ली के द्वारा, झिल्ली किस में होगी? आपने देखा है तबला वगैरह जो होता है उसमें झिल्ली है जो कंपन करती है। और जेड में ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपन जो भाग है वो वायु स्तंभ में होता है। तो वायु स्तंभ मतलब शहनाई। तो जब इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक ऑप्शन को किस तरीके से अवॉइड करना है वो आप अच्छे से समझ जाएंगे। भाई फर्स्ट और थर्ड में ही इसमें डाउट जाता, लेकिन वाई में हारमोनियम नहीं हो सकता था तो हमने तबला वाले को क्लिक करा। या अगर इन तीनों में से कोई भी नहीं आ रहा है तो आप ये सोचो कि कंपन भाग जो वायु स्तंभ है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं शहनाई से रिलेटेड बात है। और शहनाई क्या केवल एक ही ऑप्शन है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आई होप आप लोग को इस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करना आज के सेशन के एंड तक आ जाए। फिर है आइडेंटिफाई द सेट्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसका मतलब आपको पहले मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के नाम पता होना चाहिए, जो कि आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। चॉप KNS माइटी गुड कैफे। चॉप कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, माइटी गुड चॉप KNS पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फर। उसके बाद गुड कैफे, कैफे कैल्शियम और Fe फेरस से। तो यहाँ पर अब जो भी चीज़ है कैल्शियम को हटा देंगे, यहाँ से हम मैग्नीशियम को हटा देंगे, यहाँ से हम सल्फर को हटा देंगे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑप्शन हट गए। अब क्या बचा? जिंक, लोहा। लोहा को ना माइक्रो दोनों में रखा जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। आपको ऑप्शन को एक एक करके हटाना आना चाहिए, सही ऑप्शन अपने आप लोग के सामने आ जाएगा। तो जिंक, लोहा और मैग्नीज ये आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। आई होप ये समझ आ गया होगा। फिर है असर्शन रीजन में, द स्टार्स इन द नाइट स्काई अपियर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। दोनों ही बात ठीक है कि रात्रि आकाश में तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं, क्योंकि जब भी आप असर्शन रीजन के क्वेश्चन आएंगे तो असर्शन पढ़ के आप क्योंकि बोलेंगे, और अगर क्योंकि बोलने के बाद आपको अपना सही सटीक आंसर मिल जाता है तो आप ये कह देंगे कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। लेकिन अगर क्योंकि कहने के बाद सटीक आंसर नहीं मिला तो आप कहेंगे ए और आर सही तो हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। इसमें दोनों ही बातें सटीक बैठ रही हैं। यदि रात्रि आकाश में तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। तो जब इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो आप अच्छे से डील कर लेंगे, यस और नो। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट, ए और आर दोनों सही है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Which of the following statement regarding rusting of iron or are true? Rusting of iron मतलब लोहे पर जंग लगने के लिए क्या सही? इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन, यस और नो? बिल्कुल सही बात है। कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन होती है। ये आपको याद रखना है, यहाँ से एक पॉइंट आपको नया मिल गया। इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब जहाँ पर हीट इवॉल्व होती है, इन्वॉल्व नहीं इवॉल्व होती है, रिलीज होती है। इट कैन टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है। कि भाई आपको कोई अलग से टेम्परेचर देना पड़ता है क्या जो लोहे में जंग लग जाती है? तो नहीं ना। इट इज रिवर्सिबल, नो नॉट एट ऑल। भाई एक बार अगर लोहा जंग खा गया तो वो वापस उसी फॉर्म में नहीं आ सकता जिस फॉर्म में वो पहले से था। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ए बी सी तीनों ही सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है स्लैग। यहाँ पर आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है कि कौन सा किसके साथ सही है। स्लैग लाइम का फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, टेबल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर आप इसको मैच करिए, लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट
कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। जब आप इस तरीके से क्वेश्चंस को खुद डील करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप इस तरीके से फॉर्मूलाज देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। एसिड रेन के लिए ऑक्सीजन, ओजोन और नाइट्रोजन तो बिल्कुल नहीं है। तो कभी कभी जब आंसर नहीं आ रहे हैं तो जो ऑप्शंस हमें आते हैं हम उनको हिट करेंगे। अगर वो सही बैठ गए तो ठीक है, नहीं बैठ रहे हैं तो उन्हें धीरे धीरे करके नेगलेक्ट करेंगे और जो ऑप्शंस बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, डी और ई। आप लोग गाइस क्या एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं? आप लोग सेशंस देख रहे हैं, सेशंस लगा रहे हैं? बहुत सारे चैनल्स पर मैराथन सेशंस अपलोड हो चुकी हैं। किसी भी चैनल को फॉलो करो, बस मेरा ये कहना है आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। और सीडीपी के सीडीपी के क्वेश्चंस अपने चैनल पर भी चल रहे हैं। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, बिल्कुल ठीक है। जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, ये दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक हैं। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी। अब आप अच्छे से याद रख लीजिए कि कभी इस तरीके का कोई क्वेश्चन घुमा फिरा कर या दूसरे क्वेश्चन में कभी पूछ लिया जाता है तो एटलीस्ट वी शुड नो दैट कि जो मेटल्स हैं जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एज वेल एज एसिड्स। ये जो कुछ टर्म्स होते हैं ना, जब आपको चीज़ें नहीं आ रही होती हैं तो आप पेपर पेन लेकर जब बैठेंगे ना और ऐसे पॉइंट नोट डाउन करते जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स नोट डाउन होते चले जाएंगे। और फिर जब जैसे एग्ज़ाम आता है ना, उसके 4-5 दिन पहले जो हमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है कि अब क्या करें, हम क्या पूरे सेशंस दोबारा से देखेंगे, तब आपको ये की पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। एक बार आप करके देखना, आपको ज़रूर से हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है, अ बॉडी हैज़ अ लीनियर मोमेंटम P एंड अ मास M, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² और मोमेंटम का मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम अपॉन मास। आ गया कि नहीं? पुट द वैल्यू ऑफ v, जो काइनेटिक एनर्जी की v है ना, वहाँ पर हम p अपॉन m रख देंगे। p² अपॉन m² हो गया, एक m से एक m कैंसिल हो गया, फिर भी एक m बचा तो p² अपॉन 2m। इस तरीके से ये आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। समझ आ गया हो तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो भाई। Which of the following is a set of animal in which all shows external fertilization? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कौन शो करता है? तो देखो, हेंस लिजार्ड बटरफ्लाई है, यहाँ पर लिजार्ड रेप्टाइल्स आ गए, ठीक है। लिजार्ड फिर से रेप्टाइल्स आ गए, बटरफ्लाई यहाँ पर ये एवी सेक्शन में आ गया, तो ये नहीं। फ्रॉग, फिश और स्टार फिश, ये एम्फीबियंस और पिसेस की जो कैटेगरी होती है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करती है। इस तरीके से जब आप क्वेश्चंस को डील करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये थोड़ा सा हायर क्लासेस का मैं कह सकती हूँ, जैसे 11th क्लास में जो 11th क्लास की एनसीईआरटी में जो एनिमल किंगडम है ना, वहाँ पर आपको एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन सब के बारे में बहुत डीपली एक्सप्लेन किया है। लेकिन हाँ ठीक है, अगर एक क्वेश्चन ऐसा आ गया है और अगर आपको थोड़ा बहुत भी कंसेप्ट पता होगा तो आप कर लेंगे कि लिजार्ड रेप्टाइल है, तो भाई 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। फिर यहाँ पर बटरफ्लाई आ गया तो बटरफ्लाई भी नहीं होगा। फ्रॉग और फिश और स्टार फिश, अगर स्टार फिश के बारे में नहीं भी पता है तो फ्रॉग और फिश से आप डील कर लेंगे। नेक्स्ट है, ड्राइड रेजिन्स व्हेन लेफ्ट इन प्लेन वाटर। देखो प्लेन वाटर की बात है। फॉर सम टाइम स्वेल ड्यू टू ऑस्मोसिस, बिल्कुल सही। कौन सी ऑस्मोसिस? एंडोस्मोसिस। प्लांट सेल हैव अ सेलेक्टिवली परमिएबल सेल सेलेक्टिवली परमिएबल सेल मेम्ब्रेन मतलब होता है जो चीज़ें सेलेक्ट करके अंदर भेजे, ठीक है। तो ये दोनों ही बातें सही। और मैंने आपको क्या सिखाया था कि असर्शन रीजन के क्वेश्चन को हम इसलिए करके डील करेंगे, है ना, कि रेजिन में पानी ऑस्मोसिस की प्रोसेस से अंदर चला जाता है जिस वजह से वो फूल जाती हैं, क्योंकि प्लांट सेल मेम्ब्रेन जो है वो कैसी है? सेलेक्टिवली परमिएबल। आप इसको क्योंकि करके डील करेंगे, आप इसलिए करके भी डील कर सकते हैं, लेकिन वहाँ आपको रीज़न पहले पढ़ना पड़ेगा। कोई भी एक चूज़ कर लो। अगर आप क्योंकि कर रहे हैं मतलब आप असर्शन पढ़ेंगे, क्योंकि बोलेंगे और फिर रीज़न लगाएंगे। अगर ऐसा है तो बिल्कुल सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, बॉक्स ऑफ
मास 500 ग्राम इज लाइंग ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल। भाई 500 ग्राम का कोई एक बॉक्स है जो कि टेबल पर हॉरिजॉन्टली रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा सही होगा। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पर हमें बैलेंस्ड फोर्स का यूज़ करना होता है। देखो बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, जैसे आपने वो देखा होगा ना कि खेलते समय एक 4 लोग इस तरफ रस्सी खींचते हैं, 4 लोग इस तरफ खींचते हैं, तो वो एक बैलेंस बनी रहती है। तो जब भी कोई चीज़ अगर हॉरिजॉन्टल टेबल पर या फर्श पर लाइंग कर रही है, इसका मतलब अ पेयर ऑफ बैलेंस्ड फोर्स, उस पर उतना ही फोर्स एक्ट हो रहा होगा। ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड होता तो वो एक जगह पर स्थिर नहीं रह पाती। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। फिर है X and Y are thick black liquid which can be used for metalling the roads। ये बिल्कुल फैक्चुअल है, तो बिटुमेन इसका आंसर है, बिटुमेन। और X इज डेराइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड Y इज डेराइव्ड फ्रॉम कोल। तो कोल तार कहाँ से डेराइव्ड होता है, कोल से। अब ये क्वेश्चन आपका नया तैयार हो गया, अगर बाई चांस अगले सीटेट में आपसे पूछ लिया कोल तार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो आपको पता होना चाहिए कि कोल से। और बिटुमिन कहाँ से प्राप्त होता है, तो पेट्रोलियम से। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन से डील करना सीखेंगे, आपको उनके ऑप्शंस अच्छे से लर्न होंगे, तो आई थिंक ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, 15 क्वेश्चंस हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्टिलाइजर्स आर रिचर इन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट एज कंपेयर टू मैन्योर। जो खाद की अपेक्षा जो उर्वरक है पोषकों के संबंध में अधिक समृद्ध होती है। बिल्कुल ठीक बात है, इसमें आई थिंक ये कुछ ना फैक्ट बेस्ड आ गए। अब आप सोचेंगे कि मैं हमेशा क्यों कहती थी कि आप 6, 7, 8 की एनसीईआरटी पढ़ो साइंस की। अब समझ आ गया आपको कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। 6, 7, 8 की एनसीईआरटी को भी आप अवॉइड नहीं कर सकते। सो यू हैव टू रीड, यू हैव टू स्टडी। अगर पढ़ी है तो ठीक है, नहीं पढ़ी है तो शॉर्ट्स फॉर्म में एनसीईआरटी के नोट्स अवेलेबल हैं। आप जैसे ही गूगल पर डालेंगे कि शॉर्टेस्ट नोट्स ऑफ एनसीईआरटी इन पीडीएफ, तो मैंने एक शॉर्ट्स बना रखा है, आप उसको देखना और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं कि इसमें दिया है फाइंड आउट करना है। देखो अब आपको इनमें से ना केवल एक पड़ा हुआ दिख रहा होगा जो कि है ईस्ट। ईस्ट क्या बडिंग के थ्रू होता है, यस और नो। तो ईस्ट हमने बडिंग लगा लिया। अब आपको ये सब चीज़ें अगर लर्न नहीं है ना तो आप लर्न करो, कोई बात नहीं अगर लर्न नहीं है तो। एक रोज़ वाला पड़ा होगा, ये 6, 7, 8 की एनसीईआरटी में प्रॉपरली गिवन है। रोज़ जो है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू, ईस्ट जो है बडिंग के थ्रू, फर्न्स जो है स्पोर फॉर्मेशन। फर्न्स स्पोर फॉर्मेशन ये ज़रूर आपके 11th क्लास की एनसीईआरटी प्लांट किंगडम से है। स्पायरोगैरा फ्रेगमेंटेशन, आई नो कुछ बहुत ज़्यादा डीपली भी दे दिया है बट इट्स ओके, हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। और आप लोगों को जब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस देखने को मिलता है तो इससे आप ना ये अनुमान लगाओ कि आपको कितना और पढ़ना है। अभी 10-12 दिन है, आराम से जम के पढ़ाई कर लो। चलिए फिर ये वाला सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। हमारे 15 क्वेश्चंस हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।